रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कासिम अली शाह पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले परवेज़ इलाही के फैसले पर आ जाते हैं। शाम के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट करनी है कि मैं अपने तमाम एम पी एज़ और एम एन एज़ के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के जितने भी हार्ड कोर वर्कर्स हैं वो बड़ा बोल रहे हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट का एक मैसेज है, अगर आप गौर से सुन लीजिए। आपने पहले भी ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन बड़े तहम्मुल से आपने मेरी ये बात सुनी है। नून लीग के भी काफ़ी नजरियाती वर्कर्स हैं, अभी तक मौजूद है। जब नून लीग का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन फरार हुआ, उसके बाद नून लीग के जो हार्ड कोर वर्कर्स थे उन्होंने साइड लाइन इख्तियार कर ली। ये बात आप मेरी मान लीजिए। हम जिनको पटवारी कहते हैं, कि हम कहते हैं जी जैनी गुलाम है, वो लोग असल में वेल एजुकेटेड नहीं है। वो जहनी तौर पे हम उनको पटवारी कह देते हैं कि जहनी गुलाम है, उनको बिरयानी दे दीजिए, ये पैसे चंद दे दिए जाएं, वो किसी की भी पार्टी में चले जाएं। या कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हर चीज देखते हुए सुनते हुए मानते नहीं है। लेकिन नून लीग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 25 साल, 20-25 साल से नून लीग के साथ अटैच है। तो नून लीग का जब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से फरार हुआ, तो उस वक्त जितने भी हार्ड कोर वर्कर्स थे, वेल एजुकेटेड वर्कर्स थे, उन्होंने किनारा कशी कर ली अपनी पार्टी से। अभी तहरीक इंसाफ के जितने भी हार्ड कोर वर्कर्स हैं, काफी हद तक तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, उन्होंने इन चीजों को और परवेज लाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको हमारी पार्टी में आना चाहिए। या परवेज लाई ने बहुत साथ दिया तहरीक इंसाफ का, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। काफी लोगों के अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन काफी नजरियाती लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं वो अभी तक ये बात कर रहे हैं कि हम डिजर्व नहीं करते ऐसा पार्टी का ये जो जत्था है, ये हमारी पार्टी में जम हो जाए। क्योंकि इमरान खान ने पिछले 2018 से लेके 2022 तक जो जहांगीर तरीन और अलीम खान के जो ताने बर्दाश्त किए, और शुरू में भी कि ये इन्वेस्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ को इन्होंने बहुत माली इमदाद की, तहरीक इंसाफ की पार्टी के फंड्स वगैरह जितने भी थे, हत्या के पार्टी के फंड्स जितने भी थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते थे। लेकिन लोकल सतह पर कहा जाता था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हत्या के बंदे तोड़ना, बंदे जोड़ना, और हत्या के यहाँ तक भी कहा जाता है कि इमरान खान एक कठपुतली है। और पार्टी के हद तक भी और हुकूमत के हद तक भी, कि पार्टी को अलीम खान और जहांगीर तरीन चला रहे हैं और हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। ये एक बयानिया नून लीग की तरफ से भी गढ़ा गया और पीपल्स पार्टी की तरफ से गढ़ा गया। लेकिन पिछले 1.5 साल में, और स्पेशली ये जो 8 महीने 9 महीने गुजरे हैं, इमरान खान ने अपने बलबूते पर जिस नोयत की सियासत की है, तो इमरान खान ने वो तमाम के तमाम तंज, वो तमाम के तमाम जितनी भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनको दफन कर दिया। तो अब तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कहना है कि इस नोयत पर आके, इस पॉपुलैरिटी का 2018 का ग्राफ देखें और आप देखें डबल ग्राफ है आपका पॉपुलैरिटी का। तो अब आके इस पार्टी को, जिसको चोर डाकू कहना और अब इसको अपनी पार्टी में जम करना, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं आपको यही शॉर्ट से कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, तहरीक इंसाफ काफ लीग की मोहताज नहीं है। काफ लीग की इस तरह से कि यार आप हमारी पार्टी में आज हम आपकी अशद जरूरत है, जैसा कि 9 अप्रैल में जो कार्रवाई डाली गई 9 अप्रैल वाले दिन, और उससे पहले तमाम पार्टियों के जो जोड़ तोड़ जारी थे, पीडीएम अपना लगी हुई थी, तहरीक इंसाफ अपना लगी हुई थी, तो उस वक्त जो काफ लीग की मिन्नतें तरले की जा रही थी, अब कह रहे हैं कि जी उस नोयत का या वो सिस्टम नहीं है कि आप काफ लीग की जाके मिन्नतें तरले करें। तो आप काफ लीग को साइड लाइन भी करवा सकते हैं अगर आपको वो ब्लैकमेल कर रही है कि 30 से 35 सीट्स हमें दी जाएं। लेकिन खान साहब का ये भी विजन है कि हम पर जो एहसान करता है अवामी मफाद में, तो हमें चाहिए कि हम उसको भरपूर तरीके से उसका साथ दें, जिस तरह उसने हमारा साथ दिया। तो अगर 20 से 25 सीट्स काफ लीग मांग रही है, तो आप पार्टी को उसमें जम करें अपनी पार्टी में, तो आपको फिर चाहिए 20 से 25 सीट्स उनको दे भी दें, चाहे वो एमपीएज हो या एमएनएज हो। तो तहरीक साहब के जितने भी वर्कर्स हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि काफ लीग को हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमारे से साइड पे हो जाए या हम आपको मुंह नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। काफ लीग हमारे साथ चलना चाह रही है, खास करके मोहन इस्लाही, जिनका ये अभी जहन है कि उन्होंने ही परवेज लाई को साइड जो है तहरीक इंसाफ में, तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा, जबकि पीडीएम अपना जोड़ तोड़ के सिलसिले उनके जारी थे। तो काफ लीग को बड़ा फायदा हो सकता था, हुकूमती इकतदार में आ जाते, मजे लूटते, अभी भी थे। लेकिन उन्होंने थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला किया कि आने वाला जो फ्यूचर है वो यूथ का है, क्योंकि मोहन इस्लाही यूथ के साथ कनेक्टेड थे। आपको ये तमाम बातें पता है, लेकिन मैं आपको बार बार ये याद करा रहा हूँ कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम उन काफ लीग को ये नहीं कह सकते आप साइड पे हो जाए। तो आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि काफ लीग के जहन में हो कि
बुनियादी तौर पे मैं अगर आपसे ये बात करूं कि कोई भी इंसान पार्टी को कितनी हद तक लीड कर सकता है, इमरान खान साहब, आप 5 साल 10 साल, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, मेरी आपकी किसी की भी। तो फ्यूचर प्लान में तो काफ़ी बंदे के प्लान होते हैं जहन में कि यार मैंने ये करना है वो करना है। तो मोनस लाई के जहन में ये होगा कि हम पार्टी के नज़रियात के साथ जब खड़े हो जाएंगे तो हम कल को ये कहेंगे कि हम तरीके इंसाफ के नज़रियाती वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप में हम शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तो अब हमने अवामी सियासत करनी है। तो परवेज़ इलाही तो बड़े मंजे हुए सियासतदान है, लेकिन मोनस लाई को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेस पर काफली ने ये फैसले किए, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी बेस पर तरीके इंसाफ ने भी काफली को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी। तो इससे पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है तरीके इंसाफ की, उससे काफ़ी मसाइल होंगे, उनके जहन में काफ़ी चीज़ें जन्म ले रही होंगी कि यार ये क्या हो गया हमारी जगह वगैरह वगैरह। ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। आप आ जाते हैं कासिम अली शाह पर। मैं आपको बताऊं तो मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, लेकिन मैं सीधी सी बात करूं तो इंसान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा खुद भी होना चाहिए। इंसान अपने आप को हल्का, कोई भी इंसान अपने आप को हल्का ना ले कि मैं ऐसी हूँ, मामूली हूँ। हर इंसान अगर वजन रख के बात करे तो हर इंसान की अहमियत ज़िंदगी में उतनी होती है जितना हम दूसरे को समझ रहे हैं कि यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका नैरेटिव है, उसकी सोच है, उसका विजन है। हमारा अपना भी विजन होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई औकात हैसियत नहीं है। अगर जो इंसान अपने आप को कमतर समझता है तो मेरी नज़र में तो उससे बड़ा स्टूपिड इंसान कोई भी नहीं है। तो कासिम अली शाह को तो मैंने आज तक उनका प्रॉपर लेक्चर नहीं सुना, शॉर्ट शॉर्ट से उनके क्लिप्स वगैरह सुने। उन्होंने जो मोटिवेट किया लोगों को कि जी ऐसा नहीं ऐसा करें, पैसे पैसे की अहमियत नहीं है ज़िंदगी में, मतलब मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना, प्रॉपर लेक्चर। एक दफ़ा मैंने उनका भी लास्ट टाइम है मुझे याद है, मैंने उनकी एक स्पीच सुनी, वो भी 2 से 3 मिनट की। इमरान रियाज खान ने जो सेमिनार अटेंड किया था, जब उन्होंने भी स्पीच की थी तो कासिम अली शाह भी उधर ही मौजूद थे। तो इमरान रियाज खान कासिम अली शाह के फ़ैन तो हैं, लेकिन हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो मेंटेलिटी है उससे वो इख्तलाफ होगा इमरान रियाज खान को भी, लेकिन वो उनको वैसे काफ़ी पॉइंट्स पर सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह जो उनके कासिम अली शाह के सुनने वाले हैं वो भी कासिम अली शाह को भरपूर सपोर्ट करते होंगे। लेकिन जब से कासिम अली शाह ने ये बात की, ये तो आपको उनके बयानात का पता होगा उन्होंने क्या क्या बयान दिए। लेकिन ये कहना कि कासिम अली शाह बहुत बड़ी तोप है, मोटिवेशनल स्पीकर है, देखिए मैं आपको अगर शॉर्ट सी बात बताऊं तो मोटिवेशनल स्पीकर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होती। आप भी बन सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं भी बन सकता हूँ, सब बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब क्या होता है, मतलब सबको पता होगा, लेकिन लोग इस पर सोचते नहीं है कि यार हमने बात क्या करनी है, बस वैसी तनकीद करना शुरू कर देते हैं। दलाइल नहीं होते, बात आपको एक बयान सुनने को मिला, आपने उसी बयान को बेस बनाकर दूसरे पर तनकीद शुरू कर दी, हत्ता कि आपके पास दलाइल मौजूद नहीं है। आप ये कहते हैं वो यार, एक बंदा कहता है वो यार वो मोटिवेशनल स्पीकर है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो आप उस पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। जिस तरह एक वक्त में जाकिर नाइक के हवाले से लोगों ने बड़ा कहा कि उसने इतने लाख लोग मुसलमान किए हैं, तो आप उस पर कैसे तनकीद कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ें, इन बातों से बड़ा इख्तलाफ रखता था, बड़ा ये तो एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ। तो कासिम अली शाह जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी बन सकता है, जैसा कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा कुछ अचीव करता है तो अपनी ज़िंदगी की जब वो स्टोरी सुनाता है, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, एक्टर एक्ट्रेस जितने भी हैं यहाँ हमारे, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी लाइफ की जितने भी हर्डल्स आए होते हैं, मुश्किल हालात उन्होंने फेस किए होते हैं, अच्छा वक्त देखा हो, तो कुछ भी ऐसा जब इंटरव्यू में वो बयान कर रहे होते हैं तो कहते हैं मैं इससे बड़ा मोटिवेट हुआ था, इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। तो इंसान की ज़िंदगी में तो हर इंसान आता है जो उसको मोटिवेट कर, आपकी भी ज़िंदगी में होगा, मेरी ज़िंदगी में भी होगा। तो सबसे पहले कासिम अली शाह ने अभी आगे माफ़ी मांग ली है, तो जिन जो इंसान अगर माफ़ी मांग ले तो हम इस पर इस तरह से खुल कर बात नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा जी मे बी कि ये एस्टेब्लिशमेंट का मुंह है, मे बी कि नून लीग ने इसको लॉन्च किया, मे बी किसी भी पार्टी के वाले से या कोई लॉबिंग करनी थी वगैरह वगैरह, और इमरान खान को जाके वो दरस दे रहे थे कि आप ऐसा नहीं वैसा करें। तो कासिम अली शाह साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सा पैगाम दूं, ताकि आपने माफ़ी मांग लिया, आपको खुद भी पता है, आपने इस चीज़ का इकरार भी कर लिया कि इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला है, मैंने उनके गोडों को हाथ लगाया वगैरह वगैरह, आपने बयान दिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान से बड़ा इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर अभी तक एज ए पॉलिटिशियन और वैसे भी सोशलिज्म के तहत भी देखा जाए तो ओवरऑल इमरान खान जैसा मोटिवेशनल स्पीकर अभी हमारे में मौजूद उसके अलावा नहीं है। इमरान खान ने हर इंसान को मोटिवेट किया, हमें मोटिवेट किया। मैंने आपको बताया अपने पिछले व्लॉग्स में कि इमरान खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग, जितने भी सियासत की आप समझ लीजिए बेसिक्स हैं, वो हमें समझा दी। आज हम उनको रेफरेंस बनाकर दूसरे पर काउंटर अटैक भी करते हैं, दूसरे पर क्रिटिसिज्म भी, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं उसको। तो हमारे पास बेसिकली मालूमात इमरान खान साहब ने हमें दी। अब देखिए ना, पहले ये सियासतदान क्या कहते थे, शहबाज भी कहता था मैं तुम्हारा पेट चीर के पैसा निकालूंगा, और जरदारी कहता था ये चोर है, फजलुर रहमान कहता था ये चोर है, मतलब हम चोर डाकू में फंसे थे। हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी इनको आगे चोर डाकू ही कहा। लेकिन शहबाज शरीफ
और आसिफ जरदारी जब एक दूसरे को चोर कहते थे तो उनके पास दलील मौजूद नहीं होती थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने इनको चोर डाकू कहा तो उनके पास बाकायदा एक दलील मौजूद थी, उनके पास रेफरेंसेस मौजूद थे, इनका इतना पैसा, फ्लैट्स खरीदे, ये किया वो किया, आपको पता है इतना उन्होंने हमें नॉलेज दिया। तो ये मोटिवेट ये होता है मोटिवेशनल स्पीकर। मेरी नज़र में मैंने जितना रीड किया, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस्ताद हूँ, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने रीड किया, मोटिवेशनल स्पीकर आपकी ज़िंदगी में हर इंसान होता है। आप सिर्फ उसको दर्जा दें कि ये मोटिवेट किया, ये मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं जब भी कोई राय लेता हूँ, इससे लेता हूँ, ये बड़ा मुझे मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर ये होता है। जहां तक नजर आए कि कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक उनका बयानिया ये भी है कि पैसे की अहमियत नहीं रखता कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 3-4 लाख रुपया तो वो सिर्फ एक स्पीच का ले लेते हैं, तो पैसे की अहमियत नहीं है, तो आप तो पैसे के लिए ही मोटिवेट कर रहे हैं। तो बड़ी बातें करने के लिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो हम इस चीज़ पर खुलकर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि अभी तक एज ए यंगस्टर मैं अगर किसी पार्टी की तरफ झुकाव ना भी करूँ, एज ए लीडर मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान की तरफ झुकाव है मेरा ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर वही है, वही रेड लाइन है। आप अगर उसको क्रॉस करेंगे, जो भी होगा वो अगर उसे क्रॉस करेगा, तो हम मज़ामत भी करेंगे, हम जवाब भी देंगे, मजम्मत भी करेंगे, हाँ जितना भी हो सका हम आपको उसका काउंटर अटैक आपको नजर आएगा देते हुए हमारी तरफ से। लास्ट में आ जाते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। तो शहबाज शरीफ बहुत परेशान है, और मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, मेरा एनालाइज है। शहबाज शरीफ साहब का केस खुलने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये जो FIA का केस है, अभी उन्होंने जो नवाजा एक जज को, जिन्होंने इनको जमानत दी थी, इनका केस खारिज किया था या ऐसा कोई मामला हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुलेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। एतमाद का वोट अगर पड़ा, शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहा गया, और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए, तो शहबाज शरीफ का अगले दिन ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल जाएगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और बड़े वसूख से दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ को डर नहीं है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी या ऐसा वैसा कुछ चक्कर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके जहन में ये है कि हाँ मेरी हुकूमत चली जाएगी फिर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। नवाज शरीफ इसी वजह से तो नहीं आ रहे। देखिए, लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज वापस आ रहे, आप ये बात जहन से निकाल दीजिए। जो बंदा अपने भाई के वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तान में नहीं आया, तो वो भाई के वज़ीर आज़म की कुर्सी को खतरे में देख के, या पार्टी को दफन होता हुआ देख कर, या ये जो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो बंदा अपनी माँ के जनाजे पे नहीं आया या वगैरह वगैरह जो भी नैरेटिव किया, मैं पर्सनली हिट तो नहीं करता किसी को, लेकिन उनके नैरेटिव को आपको मैं सामने पेश कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू को। तो कहा गया कि जो बंदा ऐसे नहीं आया तो वो वैसे कैसे आएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो है केस खुलने वाला है FIA में। हमजा शहबाज को भी बाकायदा आगाह कर दिया गया है कि आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए जहांगीर तरीन और अलीम खान एक्टिव हुए थे अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में आपको एक और बात बता दूं MQM के वाले से। वो कराची में एक हवा चली है, जितना भी कचरा है वो एक ही जगह इकट्ठा हो गया। आपने एक तस्वीर देखी होगी फ्रेम में। MQM वाले अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मर्जी कर लें, मैं आपको टेक्निकली बेस पे भी जवाब नहीं देगा, मैं आपको जज्बाती नोट पे आके आपको जवाब दे रहा हूँ। MQM मुस्तफा कमाल जो MQM के साथ उन्होंने अपना धड़ा जोड़ लिया, 2 साल तक MQM पर तनकीद करते रहे, अल्ताफ हुसैन ऐसा है, MQM टारगेट किलर है, वगैरह वगैरह, रॉक एजेंट है, एक दूसरे को क्या क्या नहीं आपने कहा। आपने अपने धड़े भी, मतलब अपनी पार्टी में से ही धड़े बनाए, एक दूसरे को रॉक एजेंट, इसका एजेंट, मुसाद का एजेंट, CIA का एजेंट कह कह के आपने पार्टी के धड़े तकसीम कर दिए, कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। और कराची के इलेक्शन पे अगर मैं बात करूं, तो मैंने सिंध, इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान के वाले से एक वीडियो रिकॉर्ड की भी, आपने वो सुनी होगी। मैंने कहा था कि आपको खुद फैसला करना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हुआ है कि आपने एक हद तक अच्छी नोयत का ये जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से कहा जाए कि इसमें चेंजिंग नजर आनी चाहिए थी कि यार पार्टी कौन सी आगे जा रही है या अब हमें किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये बता रहा हूँ, लोग इसी चीज को आगे देखकर मायूस हो जाते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उनको हराना नामुमकिन है। मतलब ऐसे नहीं कि वोट कास्ट करके, धांधली की बेस पर। पीपल्स पार्टी आज अगर इलेक्शन है ना, पीपल्स पार्टी ने महीना पहले बंदोबस्त कर लिया होगा, महीना पहले। वो पूरा प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, जो वहाँ हल्का बंदिया करता है, इंतखाबात करवाता है, ज़मीनी हो, बल्दियाती हो, आम हो। आम में तो बहरहाल धांधली करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि सीधा आपको डायरेक्टली वोट पड़ता है, लेकिन इस तरह से आपको यूसीज लेवल पर इस तरह से कवरेज नहीं मिली होती है, तो वहाँ धांधली करना आसान होता है। तो पीपल्स पार्टी को लोगों ने एक नैरेटिव बनाया हुआ कि पीपल्स पार्टी को इंटीरियर सिंध या बल्दियात के लेवल पर जाकर इलेक्शन हराना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये चेंजिंग आएगी, लेकिन ये चेंजिंग ऐसे नहीं आएगी कि बल्दियात लेवल पर आके हम आपको शिकस्त देंगे। आम इंतखाबात होने वाले हैं,
मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मायूस नहीं होना। एक मायूसी ये होती है, मुझे भी एक हद तक ये मेरे दिल में आता है कि यार दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ कि यार मैं जिसको वोट कास्ट करूँ उसके डब्बे से ना निकले तो फायदा मेरा वोट डालने का। हर बंदे की अपनी सोच होती है। बल्दियात लेवल पर आपने पहले ये एक किस्म की आपने कंट्रोवर्सी आपने घड़ी, या आपने एक बहुत ही महाजा राय आपने खड़ी कर दी कि अब नहीं होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, 15 को नहीं होंगे, कब होंगे। मीडिया पे आपने कंपेन चलाई बकायदा, तो आपको कुछ कुछ हद तक अवाम के जहन पर असर भी पड़ा। तो अवाम कह रही थी होंगे भी या नहीं, अवाम कशमकश का शिकार थी। तो किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि बल्दियात में हम इनको शिकस्त देना अभी फ़िलहाल नामुमकिन है। लेकिन मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा, आम इंतखाबात आने वाले हैं, आपने इनको आम इंतखाबात में शिकस्त देनी है। इस पूरे के पूरे कचरे को, जिस तरह पीडीएम का कचरा पंजाब में और विभाग में इकट्ठा हो गया ना, इसी तरह अपने सिंध में भी ये तमाम का तमाम कचरा इकट्ठा हो गया। ये अच्छे की खबर है हमारे लिए, बुरी खबर नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं हमको कटा किया तो हमारे लिए बुरी खबर है, ये अच्छे की खबर है। आपने तमाम मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, आम इंतखाबात में आपने इन तमाम इस पंजाब वाले कचरे को भी और कराची वाले कचरे को भी शिकस्त देनी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह पाक है भी मदद कर रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं है। वक्त आने के लिए जब वक्त आएगा तो हम जिस तरह पंजाब वाले को सूबाई अभी जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, हमने बताया कि हमने इनको मुस्तरद कर दिया। ऐसे ही जब इसी लेवल के इंतखाबात होंगे MP MNAs के, तो हमने कराची में बताना है, इंटीरियर सिंध में बताना है। हमने अपना ग्राउंड पे इतनी मेहनत करनी है। इस अभी जो बल्दियाती इंतखाबात थे, हमने ग्राउंड पे मेहनत नहीं की। तहरीक इंसाफ के कराची के जितने भी लीडरशिप है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो अपनी तौहीन समझते हैं ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए। क्योंकि कराची के काफ़ी लोग हैं जो मुझे जानते हैं। बेसिकली मैं उनसे व्हाट्सएप पे काफ़ी राब्ते में रहता हूँ, तो मुझे बताते हैं कि यार तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लीडर्स हैं, खास करके जो लोकल लेवल पर जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई होती हैं, तो वो नहीं आते इधर, इतना हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हम भी फिर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो आम इंतखाबात में अगर तो तहरीक इंसाफ ग्राउंड लेवल पर कराची पे अच्छा काम करती है, निचली सतह पर जाके, जिस तरह लाहौर में 17 जुलाई को इंतखाबात हुए, ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर आकर तहरीक इंसाफ सिंध में भी इनकाद कराती है अपने आम इंतखाबात का। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ से भी आपको अच्छी खासी सीट्स मिल जाएंगी। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। लेकिन इस बेस पे पीपल्स पार्टी और तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो भी मायूस हैं, पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है और वर्कर्स हैं, वो खुश हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता। मैं आपको एक लास्ट बात बता रहा हूँ, मायूसी मैं नहीं फैलाता, मैं आपको लास्ट बात यही बता रहा हूँ कि आपको हम आम इंतखाबात में शिकस्त देंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह ने